हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी पढ़ाई का वो नज़रिया, वो क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई आपके लिए लेके आते हैं। आप अपनी पढ़ाई अपनी शर्तों पर पूरी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बीकॉम या एमकॉम के छात्र हैं तो आपके जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल, उनकी स्पेशल कोचिंग क्लासेस आपको इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर अवेलेबल कराई जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सके। अगर आप अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अपने घर बैठे अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आप शानदार बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने आपके लिए इनकम टैक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक कैपिटल गेन्स की शुरुआत की और आज हम इसके आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं। आपके ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के नज़रिए से जितने भी रूल इम्पॉर्टेंट बनते हैं, वैसे तो मैंने 1 बाय 1 सारे क्लियर कर दिए हैं। जितने इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने आपको करा दिए हैं। आज कुछ एक बचे हैं, वो हम क्लियर करा देते हैं। बाकी फिर 2-4 बचेंगे, वो आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल करिएगा। उसके सारे रूल हम आपको क्लियर करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कैपिटल गेन्स के सारे नियमों का एक समावेश लेके आते हैं और स्पेशली धारा 54F के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धारा 54F क्या होती है? आपने ये जाना कि जब एक व्यक्ति अपने रहने वाले मकान को बेचकर नया मकान खरीदता है तो उसे छूट मिलती है, धारा 54। एक व्यक्ति अपनी कृषि भूमि बेचकर एक नई कृषि भूमि खरीदता है, धारा 54B। अगर एक व्यक्ति का उद्यम कहीं स्थापित है, वो अपने उसके उद्यम को सरकार द्वारा अनिवार्यतया अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो वो अपने उद्यम को किसी नए स्थान पर स्थापित करता है, तब उसे छूट मिलती है, धारा 54D। और हमने ये जाना कि अगर हमारे पास कहीं कोई संपत्ति है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है, उसको बेच के हमें जो पैसा मिले उससे हम बॉन्ड खरीदते हैं, तो 54EC। अब इसके बाद फिर आप आ गए रूल पे, आगे बढ़ रहे हैं आप, 54F पे हम आ गए। मतलब हमारे पास कोई दूसरी संपत्ति होगी और उस दूसरी संपत्ति को बेच के हम मकान खरीदेंगे तो हमें छूट मिलेगी। अगर हम मकान खरीदते हैं तो हमें छूट मिलती है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। मतलब ये कि हमारे पास ज़मीन होगी, हमारे पास गहने होंगे, सिक्योरिटीज़ होगी, इन सब को बेच के जो भी पूंजी लाभ बनेगा उससे हम मकान खरीदेंगे तो हमें छूट मिलेगी। हमें वही पढ़ना है, उसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। देखते हैं इलस्ट्रेशन 25। इलस्ट्रेशन 25 में कहा है, केशव ने वर्ष 2019-20 में संपत्तियों की बिक्री का निम्न विवरण दिया। चलिए, केशव ने वर्ष 2019-20 में संपत्तियों की बिक्री का निम्न विवरण दिया। एक से ज़्यादा संपत्तियां बेची हैं।
विक्रय मूल्य, उधर दिया है ज्वेलरी, लैंड और सिल्वर, 3 तरीके की संपत्तियां ये बेच रहा है। तो सही मायनों में ये 3 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले हम ज्वेलरी अलग हल करेंगे, फिर सिल्वर अलग हल करेंगे, लैंड अलग हल करेंगे। विक्रय मूल्य ज्वेलरी का 14 लाख, विक्रय खर्चे उसके लिए कोई नहीं थे, प्राप्ति की लागत उसकी 2,58,000 थी और प्राप्ति का वर्ष 2007 और 2008 था। ये इन्फॉर्मेशन है ज्वेलरी की। लैंड पे आ जाते हैं। विक्रय मूल्य 36,48,000 का, विक्रय खर्चे 48,000 के, प्राप्ति की लागत 4,52,000 और प्राप्ति का वर्ष 2004-05। फिर बात आई सिल्वर की। विक्रय मूल्य 10 लाख का, विक्रय खर्चे कुछ भी नहीं, प्राप्ति की लागत 2 लाख और प्राप्ति का वर्ष 2001 और 2। ये सारी सूचनाएं ज्वेलरी, लैंड और सिल्वर के संदर्भ में थी। केशव ने 1 जनवरी 2020 को एक मकान 40 लाख रुपए का खरीदा। एक नया मकान वो खरीद रहा है और कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। लागत स्फीत सूचकांक 2001-2 के लिए 100, 2004-05 के लिए 113, 2007-08 के लिए 129, 2019-20 के लिए 289। बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि केशव ने 2019-20 में अपनी 3 प्रकार की संपत्तियां बेच दी। ज्वेलरी बेच दिया, ज़मीन बेच दिया और उनके पास कुछ चांदी थी, वो चांदी बेच दिया। और ये सब दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां हैं। यहाँ इन्होंने बेचा कितने में, बेचने के संदर्भ में खर्चे कितने हुए और वो संपत्ति कब पाई गई थी और कितने में पाई गई थी, ये क्वेश्चन में दिया है। हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। हम सारे पूंजी लाभ अलग अलग निकाल लेंगे। हम ज्वेलरी का अलग हल कर लेंगे, लैंड का अलग हल कर लेंगे और सिल्वर का अलग हल कर लेंगे। मतलब एक प्रकार से हम जानेंगे ये 3 क्वेश्चन हो गए। फिर तीनों को हम जोड़ देंगे, तब सही मायनों में हमारा टोटल कैपिटल गेन बनेगा। तब उसके बाद नया मकान खरीदेंगे और नए मकान की छूट मिलेगी धारा 54F में। क्योंकि अगर हमारे पास कोई दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण करके हमने कोई पूंजी लाभ पाया, उस पूंजी लाभ से हम कोई मकान खरीदते हैं तो हमें उस मकान की छूट मिलनी चाहिए। ठीक, तो आइए, तो सबसे पहले हम कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स और सबके लिए अलग अलग हम रखते हैं। ठीक, सबके लिए लैंड का अलग, सिल्वर का अलग और उसके बाद जो ज्वेलरी दिया हुआ है उसका अलग। सारे कैपिटल गेन्स हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक, एक तरफ से एक एक करके हम क्लियर करते हुए चलेंगे। हम चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं ABC करके। ठीक, तो कंपुटेशन ऑफ इलस्ट्रेशन 25 जी, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। ठीक, तो सबसे पहले हम A पार्ट हल करते हैं। किसके लिए? ज्वेलरी के लिए। आपके समझने के लिए हेडिंग डाल दिया ज्वेलरी, बाकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, लेकिन मैंने डाल दिया चूँकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, हम तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ज्वेलरी को अलग सॉल्व करेंगे, लैंड को अलग सॉल्व करेंगे और फिर सिल्वर को अलग सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल गेन निकालने का तरीका यह है कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस। ज्वेलरी इन्होंने बेचा, ज्वेलरी कितने में बेचा? चूँकि हमारे गत वर्ष में ही बेचा 19-20 में। बिक्री का निम्न विवरण प्रस्तुत किया। तो ये सारी संपत्तियां 19-20 में बेची गई हैं। खरीदी कब गई थी उनकी अलग सूचना दी गई है। तो विक्रय मूल्य 14 लाख, सेलिंग प्राइस 14 लाख लेस सेल एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, निल। तो सेल एक्सपेंस नहीं है तो 14 लाख ही इसका निकल के आ गया क्या? शुद्ध विक्रय मूल्य, नेट सेल कॉन्सिडरेशन, नेट सेल कॉन्सिडरेशन। ठीक, शुद्ध विक्रय प्रतिफल। अब फिर उसके बाद पाने की सूचकांक लागत। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है ये संपत्ति खरीदी गई थी 2007-08 में ज्वेलरी,
बेची गई है 2019-20 में, 12 साल बाद। तो अगर 12 साल बाद बेची गई है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि कोई भी संपत्ति अगर 3 साल पूरा हो जाने के बाद बेची जाती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर 3 साल पूरा होने के पहले बेची जाएगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इन्होंने जो ज़मीन बेची है वो 3 साल पूरा हो जाने के बाद बेची है। तो लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? हम सिर्फ एक रूल पे हैं अभी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर से जान लीजिए, यहाँ दिया है केशव नाम का एक व्यक्ति है। केशव के पास 3 संपत्तियाँ हैं, ज्वेलरी है, ज़मीन है, चांदी है। इन्होंने ये तीनों संपत्तियाँ 2019-20 में बेचा। तो 2019-20 में इन्हें पूंजी लाभ हुआ, वही हम निकालने आ गए। तो सबसे पहले इन्होंने ज्वेलरी बेचा, कितने में? विक्रय व्यय कितना हुआ? शुद्ध विक्रय प्रतिफल आ गया। तो अब हम देखेंगे ये संपत्ति पाया कब था और कितने में। तो चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये संपत्ति प्राप्ति का वर्ष था 2007-08 और पाया था 2,58,000 रुपये में। तो मैंने बार बार कहा है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो हम इंडेक्स्ड निकालते हैं। इंडेक्स्ड का मतलब होता है उस समय के हुए खर्च को इस समय के खर्च में कन्वर्ट करते हैं। तो वर्तमान में लागत स्फीति सूचकांक 289 चल रहा है और ये 2007-08 में खरीदा था। तो 2007-08 में क्वेश्चन में स्फीति सूचकांक दिया है 129। सॉल्व कर देंगे इससे। 2,58,000 गुणे 289 बटे 129, तो ये निकल के आएगा 5,78,000 रुपये। ठीक, जो प्राप्ति की लागत उस समय 2,58,000 थी, अगर वही सामान आज खरीदा जाए तो 5,78,000 का होगा। और इसी सामान को कितने रुपए में बेच दिया? 14 लाख में। तो कितने रुपए का कैपिटल गेन बना? 8,22,000 रुपये का कैपिटल गेन। एक कैपिटल गेन हमारे लिए ये आ चुका है, ए टैक्सेबल कैपिटल गेन। ठीक, ये टैक्सेबल कैपिटल गेन बन चुका है ज्वेलरी का। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। किसके लिए? लैंड के लिए। हमें तीनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। ठीक, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले लैंड को देखिए कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस, लैंड के लिए विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस, तो लैंड का सेलिंग प्राइस देखिएगा, पूरा क्वेश्चन हम फिर से पढ़ दे रहे हैं आपके लिए, आपने तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। सेलिंग प्राइस 36,48,000 का, लैंड के विक्रय खर्चे 48,000 के हैं, लैंड की प्राप्ति की लागत 4,52,000 थी और लैंड खरीदा गया था 2004-05 में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस 36,48,000 लेस सेल एक्सपेंस, विक्रय व्यय, विक्रय व्यय दिया हुआ है 48,000। तो विक्रय व्यय 48,000 दिया हुआ है, तो विक्रय व्यय 48,000 घटा दिया तो ये 36 लाख। नेट सेल कॉन्सिडरेशन, नेट सेल कॉन्सिडरेशन, ठीक, नेट सेल कॉन्सिडरेशन लेस पाने की लागत। अब पाया कब? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है 2004-05 में ज़मीन खरीदा था। तो जब ज़मीन 2004-05 में खरीदा था, 2019-20 में बेचा है, मतलब 15 साल बाद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की सूचकांक लागत। और ज़मीन पाया कितने रुपए में था? 4,52,000 में, गुणे 289 गत वर्ष का स्फीति सूचकांक बटे जिस वर्ष में ज़मीन खरीदी गई थी उस वर्ष का स्फीति सूचकांक। तो जिस वर्ष ज़मीन खरीदी गई थी, तो ज़मीन खरीदी गई थी 4-5 में, तो 2004-05 का स्फीति सूचकांक कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 113। मतलब जिस वर्ष में बेचा जाए उससे गुणा करते हैं और जिस वर्ष में खरीदा जाए उसके स्फीति सूचकांक से भाग करते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। तो 4,52,000 गुणे 289 डिवाइडेड बाई 113, ठीक, तो ये निकल के आ गया 11,56,000। तो 36 लाख रुपए लागत है, वो विक्रय मूल्य है, 11,56,000 उसका प्राप्ति की लागत। तो ये आ जाएगा 24,44,000 रुपये कैपिटल गेन।
इधर कैपिटल गेन आ गया लैंड का, टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर लैंड। अब 2 के लिए हमें कैपिटल गेन मिल चुका है। पूरा क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिएगा। केशव के पास 3 संपत्तियां हैं, तो सही मायनों में ये 3 क्वेश्चन है। पहले वो अपना ज्वेलरी बेच रहा है, कितने में बेचा, विक्रय व्यय कितना हुआ, तो शुद्ध विक्रय निकल के आया। फिर प्राप्ति की सूचकांक लागत हमने घटा दिया, चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए प्राप्ति की सूचकांक लागत, उसका कैपिटल गेन सॉल्व हुआ। फिर उसने ज़मीन बेचा तो ज़मीन का कैपिटल गेन निकाला, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 15 साल बाद बेचा है। अब वो सिल्वर बेच रहा है। देखिएगा सिल्वर की सूचना क्या है, क्योंकि ये कई क्वेश्चंस का एक समावेश होता है, सबको एक साथ फिर लेके आना होता है। सिल्वर वो बेच रहा है 10 लाख में विक्रय मूल्य, विक्रय के खर्चे नहीं दिए हुए हैं, प्राप्ति की लागत 2 लाख और इसे खरीदा था 2001-2 में। अब हम इसे सी पार्ट कह सकते हैं, सी सिल्वर। ठीक, तो सिल्वर के लिए हम अलग सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस, तो सिल्वर का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10 लाख, सिल्वर को 10 लाख रुपए में बेचा। चलिए, लेस सेल एक्सपेंस विक्रय व्यय, सेल एक्सपेंस विक्रय व्यय कुछ भी नहीं दिया तो 10 लाख। ठीक, अब ये नेट सेल कॉन्सिडरेशन है, नेट सेल कॉन्सिडरेशन। अब अगर ये निकल के आ चुका है तो लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की सूचकांक लागत, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, पाने की सूचकांक लागत, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सिल्वर इन्होंने पाया कब था, 2001-2 में, बेचा कब है, 2019-20 में, 20 साल बाद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पाया था 2 लाख रुपए में, प्राप्ति की लागत 2 लाख दिया हुआ है, गुणे 289 और डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि गत वर्ष 2019-20 का स्फीत सूचकांक 289 है और जिस वर्ष में पाया गया है उस वर्ष का स्फीत सूचकांक 100। तो मैंने बार बार बताया है कि जिस वर्ष में संपत्ति का विक्रय होता है उस वर्ष के स्फीत सूचकांक से गुणा करते हैं, और जिस वर्ष में संपत्ति को खरीदा गया होता है उस वर्ष के स्फीत सूचकांक से भाग करते हैं। तो 2 लाख गुणे 289 और डिवाइडेड बाई 100, तो 5,78,000। तो 10 लाख में से 5,78,000 घट जाएगा। तो जब ये घट गया तो ये आ गया 4,22,000। ठीक, अब ये निकल के आ गया 4,22,000। अब ये हम इसे सी बोल सकते हैं। ठीक, टैक्सेबल कैपिटल गेन। अब तीनों कैपिटल गेन टैक्सेबल निकल के आ चुके हैं, टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो यहाँ हम कहेंगे ऑल टैक्सेबल कैपिटल गेन, ऑल टैक्सेबल कैपिटल गेन A + B + C, तीनों हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक बार ये टैक्सेबल कैपिटल गेन निकला, एक बार ये और एक बार वो, तो तीनों कैपिटल गेन हम जोड़ देंगे। 8,22,000, क्योंकि ये तीनों किसको हुए हैं कैपिटल गेन, केशव को हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केशव नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास 3 संपत्ति, नालायक नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो सब बेच दे रहा, मकान खरीदना है उसे भाई इसलिए बेच रहा है। उसने ज्वेलरी बेच दी, हाँ घर में कलह हो सकती है ज्वेलरी बेचने पे, लेकिन ज्वेलरी बेच दी, लैंड बेच दिया और फिर उसके बाद सिल्वर भी बेच दिया। तो ज्वेलरी के लिए अलग कैपिटल गेन निकाल लिया, लैंड के लिए अलग कैपिटल गेन निकाल लिया और सिल्वर के लिए अलग कैपिटल गेन निकाल लिया। हम सारे कैपिटल गेन जोड़ देंगे, इधर 8,22,000, इधर 24,44,000 प्लस उधर 4,22,000, तो टोटल मिला के 36,88,000 रुपये का कैपिटल गेन आया, जो कि टैक्सेबल है। ठीक, अब वो नया मकान खरीद रहा है, तो लेस एग्जम्पशन, नया मकान खरीदेगा अंडर सेक्शन 54F। अब यही एक नियम है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य संपत्तियां बेच के नया मकान खरीदा जाता है और जो नया मकान खरीदा जाता है उस नए मकान की लागत जो संपत्तियों के विक्रय से शुद्ध प्रतिफल मिला था, तो विक्रय से ये 14 लाख यहाँ मिला था, 36 लाख यहाँ मिला था, हो गया 50 लाख
10 लाख वहाँ मिला था 60 लाख। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ नेट सेल, या कह लीजिए ये आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नेट कॉन्सिडरेशन, नेट कॉन्सिडरेशन शुद्ध प्रतिफल कितना मिला तीनों संपत्तियों से। 14 लाख इधर विक्रय की बात कर रहे हैं, नेट सेल कॉन्सिडरेशन 36 लाख की उधर, 10 लाख की उधर, मिला के हो गया 60 लाख। तो जो नेट सेल कॉन्सिडरेशन आया 60 लाख। अब यही रूल है 54F ये कहती है कि अगर कोई संपत्ति बेची गई, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति बेची गई, तो वो जितने में बेची गई, मतलब जो उसका शुद्ध विक्रय प्रतिफल है वो, यदि उससे नया मकान ज़्यादा कीमत का खरीदा जाता है तो पूरे की छूट मिल जाती है, और यदि उससे नया मकान कम कीमत का खरीदा जाता है तो आनुपातिक छूट मिलती है। तो यहाँ इनका शुद्ध विक्रय प्रतिफल है 60 लाख रुपए, और जो नया मकान खरीदा है उन्होंने कितने रुपए का खरीदा? केशव ने 1 जनवरी 2020 को एक नया मकान 40 लाख रुपए का खरीदा, कम कीमत का खरीदा क्योंकि शुद्ध विक्रय प्रतिफल 60 लाख है। 40 लाख रुपए का नया मकान खरीदा तो आनुपातिक छूट मिलती है, ठीक। तो मैंने क्या कहा, अगर नया मकान शुद्ध विक्रय प्रतिफल से कम कीमत का खरीदा जाए तो आनुपातिक छूट मिलती है, ज़्यादा कीमत का खरीदा जाए तो पूरे की छूट मिलती है। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, तो नए मकान की लागत गुणे नए मकान की लागत गुणे पूंजी लाभ। पूंजी लाभ कितना हो रहा है? 36,88,000 बटे शुद्ध विक्रय प्रतिफल, यही सूत्र है। नए मकान की लागत गुणे पूंजी लाभ और बटे शुद्ध विक्रय प्रतिफल। तो यहाँ ये 6 0, यहाँ 6 0 कट जाएगा, 2 से इसे काट देते हैं, और ये रहा, ठीक। अभी 36,88,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा 24,58,667, 24,58,667 घट जाएगा तो 12,29,333 बचेगा। यही इतना टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा जिस पे इन्हें कर देना होगा, टैक्सेबल कैपिटल गेन, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ विशेष रूल ये है कि अगर कोई नया मकान खरीदा जाता है, परचेज ऑफ न्यू हाउस, अगर कोई नया मकान खरीदा जाए, कई संपत्तियाँ बेची जाए, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियाँ, और नया मकान खरीदा जाए तो धारा 54F की छूट मिलती है। और धारा 54F की छूट मिलती कितनी है? अगर नया मकान जो विक्रय प्रतिफल था उस विक्रय प्रतिफल से ज़्यादा का खरीदा जाता है तो पूरे की छूट मिलती है, अगर कम का खरीदा जाता है तो आनुपातिक छूट मिलती है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस्टर केशव नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी ज्वेलरी बेच दी, ज़मीन बेच दिया, सिल्वर बेच दिया, सब बेच के जो पूंजी लाभ हुआ उसमें से एक नया मकान खरीद लिया। तो जब नया मकान खरीदा तो जो विक्रय प्रतिफल था उससे कम का खरीदा, इसलिए आनुपातिक छूट मिल गई, छूट घटा दिया, जो बचा वो टैक्सेबल कैपिटल गेन। एग्जैक्टली इसी नियम पर इलस्ट्रेशन 26 है, आप बिल्कुल उसे लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ज़रूर आप उसे लगा सकते हैं। मैंने सारे रूल आपको पढ़ा दिए हैं, आप उसकी ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन में आप यहाँ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हो। कैसे निकालते हो? प्राप्ति की लागत गुणे स्फीत सूचकांक गत वर्ष का बटे जिस वर्ष क्रय किया गया होता है उससे भाग करते हो। लेकिन उस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्राप्ति की लागत का स्फीत सूचकांक कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो मतलब वहाँ प्राप्ति की लागत नहीं दी हुई है, स्फीत सूचकांक दिया हुआ है। तो ऑलरेडी केवल आपको घटाना ही घटाना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो वो क्वेश्चन आप लगाइएगा, ज़रूर लगा लेंगे, ये मेरा विश्वास है। हाँ, वहाँ उसने 2 बार बांड खरीदा है, दोनों की छूट मिल जाएगी, घट जाएगा। पहले बांड की छूट दे दीजिएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से होती है। पहले 54EC की छूट मिलेगी, फिर 54F की मिलेगी। अगर पहले छूट मिली तो पहले धारा 54 की छूट मिलेगी, फिर धारा 54B की मिलेगी, फिर धारा 54D की मिलेगी, 54EC की मिलेगी, और तब 54F की मिलेगी। याद रखिएगा ये मेरी बात।
चलिए, तो आप इसे ज़रूर लगा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है आप लगा लेंगे। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 27। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इलस्ट्रेशन 27 की ओर बढ़ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 27। इलस्ट्रेशन 27 देखिएगा, दिया हुआ है मिस्टर ए आगरा के शहरी क्षेत्र में स्थित एक औद्योगिक उपक्रम का मालिक है। चलिए, बेहतर है। मिस्टर ए आगरा के शहरी क्षेत्र में स्थित एक औद्योगिक उपक्रम का मालिक है और मिस्टर ए इस औद्योगिक उपक्रम को आगरा के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में ले गया। ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के लिए उसे उपक्रम को निम्न संपत्तियां बेचनी पड़ गई: प्लांट तथा मशीन, भूमि तथा भवन और फर्नीचर। सबकी अलग अलग सूचना दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत छोटे में लग जाएगा। फिर से जान लीजिए क्या कह रहे हैं। मिस्टर ए आगरा के शहरी क्षेत्र में स्थित एक औद्योगिक उपक्रम का मालिक है। मिस्टर ए इस औद्योगिक उपक्रम को आगरा के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में ले गया। ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के लिए उसे उपक्रम की निम्न संपत्तियां बेचनी पड़ी। कब प्राप्त की? तो पहले प्लांट तथा मशीन 2010 में पाया था। शुद्ध विक्रय राशि 20 लाख, ये 2019-20 में हो रहा है। बिक्री की तारीख 15 सितंबर 2019, हमारे गत वर्ष में बिका। तो अब आप अभी तक तो सोच रहे हैं भाई ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, होना भी चाहिए। 2010 में पाया है, 2019 में बेचा है, 9 साल बाद। लेकिन जस्ट अगली लाइन दिया गया है, धारा 50 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्राप्त करने की लागत। तो धारा 50 की उपधारा 2 WDV डिप्रिसिएशन के लिए होती है, जिस पर WDV डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो WDV 50 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्राप्त करने की लागत 8,80,000। तो मैं इस पर WDV डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। नई संपत्ति क्रय करने की लागत 10 लाख। क्रय करने की तिथि 31 दिसंबर 2019, जो नई संपत्ति खरीदी गई। भूमि तथा भवन के बारे में सूचना देख लेते हैं। कब प्राप्त किया? 2012 में। शुद्ध विक्रय राशि 30 लाख। बिक्री की तारीख 25/10/2019। धारा 50 की धारा 2 के अंतर्गत प्राप्त करने की लागत 10,40,000। नई संपत्ति क्रय करने की लागत 18,50,000 और क्रय करने की तिथि 15 जनवरी 2020। फर्नीचर पे आ गए। कब प्राप्त किया? 2013 में। शुद्ध विक्रय राशि 80,000। बिक्री की तारीख 22 नवंबर 2019। धारा 50 की धारा 2 के अंतर्गत प्राप्त करने की लागत 35,000। नई संपत्ति क्रय करने की लागत 1 लाख। क्रय करने की तिथि 28 फरवरी 2020। यदि औद्योगिक उपक्रम को 15 मार्च 2020 को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जाए तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। तो पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ा नियम, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई औद्योगिक उद्यम हो और वो अपने उस उद्योग को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहे तो यहाँ बेच के वहाँ पे वो नई ज़मीन खरीदेगा, उसकी छूट मिलेगी। नई बिल्डिंग बनवाएगा, उसकी छूट मिलेगी। नई मशीन लगाएगा, उसकी छूट मिलेगी। फर्नीचर यहाँ से वहाँ ले जाएगा, उसकी छूट नहीं मिलेगी।
मतलब सीधी सी बात यह है कि ज़मीन खरीदने, बिल्डिंग बनाने, मशीन लगाने के लिए तो छूट हम पाएंगे, अन्य किसी कार्य के लिए हम छूट नहीं पाएंगे। हमारी आंखों का धोखा होगा, याद रखिएगा। और दूसरी बात, यहाँ धारा 50 की उपधारा 2 दिया है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। और जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो संपत्ति अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मिस्टर ए के पास आगरा के शहरी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रम का मालिक है। उसने 3 संपत्तियां अपनी बेच दी हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, अब चूंकि तीनों पे सेम रूल है तो मैं तीनों को एक साथ हल करना चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या, प्लांट एंड मशीनरी एक हल कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग दूसरा हल कर देंगे, फर्नीचर तीसरा हल कर देंगे। मतलब उसने अपनी कितनी संपत्तियां बेच दी, 3, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तीनों को बेच दिया। मतलब वो एक उद्योग चला रहा था, उस उद्योग में उसके पास जितनी भी संपत्तियां थी उसमें से प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया। बराबर। अब सबसे पहले देखिएगा कि प्लांट एंड मशीनरी पाया था 2010 में, बेचा कितने में, 20 लाख रुपए में बेच दिया। हमारे गत वर्ष में ही बेचा है 15 सितंबर 2019 को। तो सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच दिया, या चाहो तो लिख सकते हो नेट सेल कॉन्सिडरेशन, और बेहतर लग जाएगा, नेट सेल कॉन्सिडरेशन, शुद्ध विक्रय प्रतिफल। तो प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने बेचा है 20 लाख रुपए में, प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया। ठीक, प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने बेच दिया 20 लाख रुपए में। पूरी बात याद रखिएगा। मिस्टर ए के पास एक औद्योगिक उद्यम चल रहा है और उस औद्योगिक उद्यम में इनके पास 3 संपत्तियां हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और उसके साथ फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों को उसने बेच दिया, और बेच के जो भी पैसा मिलेगा उससे वो ग्रामीण क्षेत्र में अपने उद्योग को स्थापित करेगा। तो सबसे पहले मैंने तीनों के लिए, चूंकि एक रूल बनने हैं तो तीनों को मैं एक साथ सॉल्व करूंगा, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तीनों को मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। तो नेट सेल कॉन्सिडरेशन, प्लांट बेचा गया 20 लाख में 15 सितंबर 2019 को, मतलब हमारे गत वर्ष में। लैंड बेची गई 25 अक्टूबर 2019 को 30 लाख रुपए की, मतलब हमारे गत वर्ष में। बस हमारे गत वर्ष में बिका हो बस। फर्नीचर बिका 80,000 का 22 नवंबर 2019 को, मतलब कि हमारे गत वर्ष में। ठीक, तीनों संपत्तियां बेच दिया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? तीनों के लिए हम अलग अलग निकालेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को अलग बेच दिया, लैंड एंड बिल्डिंग को अलग बेच दिया, फर्नीचर को अलग बेच दिया, और तीनों को गत वर्ष में ही बेचा है, इसलिए हमने एक ही साल में वैल्यूएट कर लिया। अब तीनों की प्राप्ति की लागत घटेगी। अब यहीं पे हमें देखना होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो चूंकि समय तो ज़्यादा बीता हुआ है, 2010 में इसे खरीदा, 2012 में इसे खरीदा, 2013 में इसे खरीदा, इस हिसाब से तो तीनों पे लॉन्ग टर्म है, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं। लेकिन तीनों पे धारा 50 की उपधारा 2 के अंतर्गत डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू दिखाता है, धारा 50 की उपधारा 2। और अगर किसी पे WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की लागत। तो प्लांट एंड मशीनरी की पाने की लागत कितने, देखिएगा यहाँ पे साफ तौर पे दिया है, प्राप्त करने की लागत 8,80,000 प्लांट एंड मशीनरी की, लैंड एंड बिल्डिंग की 10,40,000 और फर्नीचर की 35,000 प्राप्त करने की लागत दिया हुआ है। तो सबको हमने घटा दिया। ठीक, अलग अलग सबका हम वैल्यूएट करेंगे। तो 20 लाख में से 8,80,000 घट गया, 11,20,000। ठीक, 30 लाख में से 10,40,000 घट गया तो 19,60,000। ठीक, 80,000 में से 35,000 घट गया तो 45,000।
अब सबके लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों पता लगा ना, क्योंकि धारा 50 की उपधारा 2 के अंतर्गत डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। तो जब धारा 50 की उपधारा 2 के अंतर्गत डेप्रिसिएशन लगता है तो सदैव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटता है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं घटता। अब मुद्दा ये बना कि इसे कैपिटल गेन तो हो गया, लेकिन ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अगर ले जाएंगे दूसरी जगह, वहाँ नहीं खरीदेंगे तो छूट तो मिलेगी, लेकिन फर्नीचर पे छूट नहीं मिलेगी। तो इन दोनों को हम अलग निकाल लेते हैं। तो अमाउंट क्वालिफाइंग फॉर एग्जम्पशन, अमाउंट क्वालिफाइंग फॉर एग्जम्पशन, ठीक, करमुक्ति के लिए जो अमाउंट जाएगा, तो करमुक्ति के लिए ये दो जाएंगे, 11,20,000 प्लस 19,60,000, क्योंकि इन्हीं दो की करमुक्ति मिलेगी। तो 19 से 11 30,80,000 की करमुक्ति के लिए हम भेजेंगे। ठीक, इसकी तो छूट नहीं मिलेगी, फर्नीचर से फर्नीचर की छूट नहीं मिलती। अब मुद्दा ये बना कि नया मकान और नया प्लांट कितने का खरीदा। तो जब प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया तो नया प्लांट कितने का खरीदा, 10 लाख का। नई लैंड एंड बिल्डिंग कितने की खरीदी, 18,50,000 की। ठीक, तो दोनों मिला के कितने रुपए की खरीदी, 28,25,000 की। ठीक, दोनों मिला के कितने की खरीदी, 28,50,000 की खरीदा है। अब यहाँ मुद्दा ये बनता है, ये धारा 54G में आता है। यहाँ विशेषतया नियम ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा उद्यम था, स्पेशली ये 54G में आता है, विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि आपने इसका रूल नहीं जाना, लेकिन आप ये जानिए कि हमारे पास अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी हो, कोई लैंड एंड बिल्डिंग हो, उसको हम यहाँ से हटा के किसी ग्रामीण क्षेत्र में ले जाना चाहें तो हमें छूट मिलेगी, और जितना हम उस पर खर्च कर देंगे पूरे की छूट मिलेगी, बशर्ते वो प्लांट एंड मशीनरी पे हो, लैंड एंड बिल्डिंग पे हो, फर्नीचर आदि पे ना हो। तो लेस एग्जम्पशन, ठीक है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54G। यहाँ सरकार ने अनिवार्यता नहीं लिया, ये खुद अपनी इच्छा से ले जा रहा है। अगर सरकार अनिवार्यता ले लेती है तो 54D है, ये 54G है। चलिए, और इनको छूट मिल जाएगी। तो इन्होंने नया प्लांट कितने का खरीदा, 10 लाख का, उसकी छूट मांगेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की, उसकी छूट मांगे। न्यू प्लांट एंड मशीनरी और न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, तो न्यू लैंड एंड बिल्डिंग कितने की खरीदा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ 18,50,000, तो दोनों मिला के 28,50,000 की छूट। तो 30,80,000 में से 28,50,000 घट गया, 2,30,000। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। प्लस फर्नीचर पे 45,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था ऐड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो भी तो हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो भी जोड़ दिया जाएगा 45,000, तो ये आ जाएगा 2,75,000 रुपये का टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो धारा 54G क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई उद्यम हो और अपने उस उद्यम को वो ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना चाहता हो, तो यहाँ वो ज़मीन, मकान, फर्नीचर आदि बेच के वहाँ नए क्षेत्र में ज़मीन, मकान, फर्नीचर आदि ले जाएगा। तो नए क्षेत्र में जब ज़मीन खरीदेगा, मकान खरीदेगा, मशीनें लगवाएगा, उसकी तो छूट मिलेगी, लेकिन जब फर्नीचर खरीदेगा तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहीं पे सही मायनों में कैपिटल गेन लेसन की समाप्ति होती है। ये विशेष रूप से याद रखिएगा। हाँ, इतना ज़रूर याद रखिएगा कि कैपिटल गेन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो 15% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो 20% टैक्स लगता है, और इस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो चार्ज होता है। याद रखिएगा, इस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स चार्ज होता है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, अल्पकालीन पूंजी लाभ अगर धारा 111A में आता है तो उस पर 15% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। यदि किसी करदाता की कुल आय में से उपर्युक्त वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ शामिल है तो ऐसे लाभ पर 15%
कर प्लस अधिभार ये देय है। स्वास्थ्य शिक्षा उपकर 4% की दर से कर लगेगा। ठीक, अब अगर दीर्घकालीन पूंजी लाभ है तो 20% कर लगता है। ये विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि दोनों पे कर की दर अलग है। ये मैंने शुरू में भी बताया था। अल्पकालीन पूंजी लाभ पे 15% कर लगता है और दीर्घकालीन पूंजी लाभ पे 20% कर लगता है। इसलिए दोनों को हम अलग अलग रखते हैं। और करमुक्त सीमा तो आप जानते ही हैं कि वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 लाख, अति वरिष्ठ नागरिक के लिए 5 लाख और अन्य दशाओं में 2,50,000 है। ठीक, विशेष रूप से यहाँ ये ध्यान देना है, यदि एक निवासी व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम है तो कुल आय में से अल्पकालीन पूंजी लाभ सहित न्यूनतम कर योग्य सीमा की राशि घटाकर जो शेष राशि बचेगी उस पर कर लगेगा। मतलब अगर उसकी आय 2 लाख है और अल्पकालीन पूंजी लाभ 80,000, तो 2 लाख में 80,000 जोड़ देंगे तो 2,80,000 हो गया। तो अब उसकी करमुक्त सीमा 2.5 लाख हो गई, तो 2.5 लाख घटा दिया, केवल बचा 30,000। अब उस 30,000 पे कर लगेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, तो अल्पकालीन पूंजी लाभ पे 15% और दीर्घकालीन पूंजी लाभ पे 20% कर लगता है। इसके बाद इस लेसन में जो भी क्वेश्चन दिए हैं विविध प्रश्न, वो आप जरूर सॉल्व करिएगा। रूल चूँकि मैं सारे बता चुका हूँ, कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।